Hello everyone. So welcome to my channel. My name is Krishna and today we are going to do cash flow statement for class 12. Cash flow statement is there in the syllabus of term 2 for CBSE and ISC board both. So before I proceed with the lecture, let me tell you, term 2 का पूरा syllabus हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. I will keep coming on the regular basis. You can find me on YouTube, and for more updates and more classes like this, you can download my app from Play Store or App Store, Krishna's Classes. There you will get test series, you will get notes and many more things. Okay, so let us start. This is one of the most important chapter, and I would say this is one of the most easiest chapter also, cash flow statement. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को इस चैप्टर की लेंथ देख के थोड़ा डर लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, and will not be able to do it. But believe me, there's nothing like this. Once you know the concepts properly, this chapter is going to be a cakewalk for you, and it is very, very scoring question. It is going to be very, very scoring क्योंकि यहाँ से short एक question आने ही वाला है. और अब तो टर्म 2 और टर्म 1 में जैसे सिलेबस वाइफिकेट हो चुका है तो आपके पास चॉइसेस भी कम है. ठीक है, आप आई होप आप लोगों ने सैंपल पेपर्स देख लिए हैं. सीबीएसई आईएससी बोर्ड बोथ हैव गिवन देयर क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर. आईएससी ने तो काफी पहले दे दिया था, सीबीएसई ने भी अभी कुछ दिन पहले अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दिया है. तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. हाँ, कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हैं, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वंस यू नो द कॉन्सेप्ट it's going to be pretty simple for you. चलिए, तो without wasting any time, let us start. Cash flow statement. It is based on AS3. जैसे कि आप चैप्टर का नाम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होगा cash flow statement based on AS3 revised. So what is this AS3? आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि accounting standards क्या होते हैं. Accounting standard actually the Institute of Chartered Accountant of India gives accounting standards. These are some, you can say the basic agreements by all the industries and whosoever is doing accounting. तो ये जो Institute of Chartered Accountant of India है वो कुछ guideline issue करता है कि ये चीजें इस तरीके से follow होने चाहिए ताकि uniformity रहे. ठीक है, जो अपने AS जिसको हम accounting standards बोलते हैं. ठीक है, Indian accounting standards होते हैं, accounting standards होते हैं, तो AS Ind AS ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाएंगे तो इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा एएस एप्लीकेबल है. तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको ये बोलना है AS3 इज एप्लीकेबल. ठीक है, कब पूछा जा सकता है? जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो वाइवा होते हैं वहां पे एएस की एप्लीकेबिलिटी, जैसे आप गुडविल के लिए, टेंजिबल एसेट के लिए आपको एएस याद करना था, एएस 26, ऐसे यहाँ पर ये एएस आपको याद करना होगा. ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बार देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. चलिए, तो विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. अगर किसी बच्चे ने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट को हाथ भी नहीं लगाया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. या फिर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया तो है अपने टीचर्स के साथ या खुद से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे शायद कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से याद नहीं है. या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने इसको टर्म 1 और टर्म 2 का जो बाइफिकेशन हुआ उससे पहले इसको कर लिया था. जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इसको मेरे साथ काफी पहले कर लिया था. नाउ दे काइंड ऑफ फॉरगॉट एवरीथिंग बिकॉज लास्ट 1.5 मंथ से पहले एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर उसके बाद एग्जाम दिया और उसके बाद नया पोर्शन पढ़ना स्टार्ट किया. तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर रहे. तो आप सबके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है. यहाँ से आप इस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं. डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. चलो, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? हम देखते हैं कि कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वहां पे बैलेंस शीट बनती है, वहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है. फिर ये एक एडिशनल चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? तो इसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. तो किसी भी बिजनेस में जो कैश है उसकी इंपॉर्टेंस एज जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, बिना ब्लड सर्कुलेशन के, बिना फ्लो ऑफ ब्लड के विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सिमिलरली कैश का जो rotation है, it is very very important, crucial for any business. Without the proper rotation of cash, business may face multiple problems or maybe close down की उसकी situation आ जाए. इसीलिए कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है.
आपको मालूम है कि बैलेंस शीट एंड अदर अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे एक्यूरेट बेसिस पे होते हैं। सबसे खास बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये है कि यहाँ पर हम एक्यूरेट बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। मतलब कि पूरा प्योर कैश बेसिस के ऊपर कैसे कैश का इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ। यस, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यहाँ पर हमारा सारा का सारा फोकस जो होने वाला है ऑन this thing is going to be there, that from where the inflow of cash is there in the business and where outflow is taking place. तो inflows and outflows के ऊपर फोकस करना है और ये देखना है कि हमारे inflows and outflows कौन सी एक्टिविटीज से हो रहे हैं। क्या वो एक्टिविटीज से इनफ्लो होना अच्छी बात है या फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो what is written over here, let me read. It is the statement that shows inflows and outflows of cash and cash equivalents during a period. तो किसी पीरियड, जैसे कि पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा है, हम स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट वगैरह भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है और यहाँ पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखा जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है Number 1, cash in hand. Number 2, balance with bank and marketable securities and short-term investment. Cash in hand और cash at bank दोनों almost same चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी घर से बाहर निकल गए और घर पर अपना वॉलेट भूल गए तो आपको शायद चिंता ना होगी, क्योंकि आजकल हमारे फोन में जीपे, पेटीएम एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं जिनका यूज करके हम पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक are always considered to be cash and cash equivalent. Plus marketable securities, मतलब ऐसी securities जिनमें को आप easily convert कर सकते हैं कैश, जिनकी liquidity very high है। and short term investment मतलब normally जिनको 3 महीने के पीरियड में आप बेच सकते हैं और जहां पर जो risk of loss है वो insignificant है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं होंगे, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें मिलकर के कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इनको हम बोलते हैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश कैसे कैसे हो रहा है, किन किन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो देयर आर 3 कैटेगरीज इन विच वी विल बी स्टडिंग, 3 एक्टिविटीज इन विच विल बी स्टडिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक इसका ग्लिम्स देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी बिजनेस में, एक बिजनेस है जहां पर कैश का इनफ्लो होता है बिकॉज उनकी सेल्स बहुत अच्छी है, उनका जो सर्विस है वो बहुत सारे लोग अवेल कर रहे हैं, या वो अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, उनका गुड्स आर बीइंग सोल्ड ऑन अ वेरी हाई स्केल एंड बहुत सारा कैश का इनफ्लो होता है बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ गुड और सर्विस। और एक दूसरा बिजनेस ऐसा है जिनके पास भी कैश का बहुत सारा इनफ्लो हो रहा है, लेकिन वो इनफ्लो हो रहा है बिकॉज दे आर सेलिंग आउट देयर एसेट्स, बिल्डिंग्स बेच रहे हैं, अपना प्लांट मशीनरी बेच रहे हैं। तो आप बहुत इजीली विद द कॉमन सेंस यू कैन से कि इनफ्लो ऑफ कैश तो दोनों बिजनेसेस में हो रहा है, बट कौन सा वाला बिजनेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो बिजनेस जहां पर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से कैश का इनफ्लो हो रहा है, ना कि वो बिजनेस जहां पर कैश का इनफ्लो इज बिकॉज ऑफ सेलिंग आउट द एसेट्स। अरे सेलिंग आउट ऑफ द एसेट्स का मतलब ये है कि आपके जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं वो इनफ कैश जनरेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको इस नौबत पर आ गए हैं, आपका बिजनेस ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है कि आपको अपनी एसेट्स को सेल आउट करना पड़ रहा है। तो वो कोई अच्छी बात नहीं, कैश का इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन दैट योर बिजनेस इज सेलिंग आउट द एसेट्स एंड टेकिंग आउट कैश फ्रॉम देयर। सो वो एक अच्छा साइन नहीं माना जाएगा। ठीक है, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अच्छा यहाँ पर अभी मैंने एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी बोला नहीं आपको, मैंने ये बोला सेलिंग आउट ऑफ द एसेट्स। सो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम इसे काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है इसे बोलते हैं कोर और प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस जो होती है। अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी खर्चे होते हैं उसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, और जो भी सेल होती है आफ्टरवर्ड्स उसकी वजह से इनफ्लो ऑफ कैश होता है, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जिसको हम बोलते हैं कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जो मेन बिजनेस है हमारा। ठीक है, उसके अलावा कई बार बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज से भी
हम कैश जनरेट करते हैं वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो सकती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब हम प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और भी किसी तरह की फिक्स एसेट्स, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, उनको खरीद या बेच सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो जब हम ऐसा काम करते हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स वेदर इन द टेंजिबल फॉर्म और इंटेंजिबल फॉर्म, और इन्वेस्टमेंट्स, बाइंग और सेलिंग, ये सारी एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया जाता है एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन थर्ड एक्टिविटीज आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आती हैं, उन एक्टिविटीज को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो सकती है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बोरोइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी आप बोरो करते हैं, शेयर्स परचेज, शेयर सेल करते हैं, या फिर डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, या दूसरी किसी भी तरह की सिक्योरिटी को इश्यू करते हैं, तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है। जब आप रिडम्पशन ऑफ शेयर्स करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, या रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, तो दीज थ्री ब्रॉड कैटेगरीज आर देयर अंडर विच वी विल सी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इन तीन कैटेगरीज के अंदर ऑन द कैश बेसिस वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इनफ्लो ऑफ कैश होता है और आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, और एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं। हमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दी होती है, उसको जो एक्यूरेल बेसिस पे बना हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं कैश बेसिस पे। और यहाँ पे हम इन तीन कैटेगरीज में, मतलब ऐसा सोच लीजिए हमने 3 बैग्स रखे हुए हैं, इन 3 बैग्स में एक एक एक्टिविटी उठाते हैं और डालते जाते हैं, और एट द एंड हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने ऑपरेटिंग से, हमारे मेन बिजनेस से, कोर एक्टिविटी से कितना अर्न किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना अर्न किया, या हमारा कैश यूज हुआ वहां पे, और फाइनेंसिंग से हमारे पास कितनी इनफ्लो या आउटफ्लो आए। ठीक है, एंड देन उसकी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन की जाती है, जैसा कि अकाउंटिंग में हर जगह होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पर AS3 एप्लीकेबल है, और यहाँ पर हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। First is operating activity, then investing activities and financing activities. इन 3 activities के अंदर हम inflow and outflow of cash को देखते हैं। अब very simple, but still we'll discuss once what is inflow of cash and what is outflow of cash. So all the transactions that lead to increase in the cash and cash equivalent are called inflow of cash. जिसकी भी वजह से आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं कि इनफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है, और आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब जिसकी वजह से आपका कैश रिड्यूस हो जाए। ठीक है, जब पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, उसे हम बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश कैसे होता है। जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली इनफ्लो ऑफ कैश होगा। पब्लिक को आप शेयर सेल करेंगे और उसके बदले में पब्लिक हमें क्या देने वाली है, दे आर गोइंग टू गिव अस मनी। ठीक है, तो बैंक के थ्रू हमारे पास पैसा आएगा, तो इनफ्लो ऑफ कैश में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ गुड्स, जब भी हम गुड्स या सर्विस को सेल करेंगे तो हमें कैश मिलने वाला है इमीडिएटली और लेटर ऑन, बट यहाँ पर हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को अवॉइड करना है, हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस की तरफ ध्यान देने वाले। कोई इन्वेस्टमेंट्स हमने किए होंगे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सो दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो इनफ्लो। कोई रेंट पेड लिखा हुआ है यहाँ पर गलती से, दिस इज नॉट रेंट पेड, it has to be rent received. ठीक है, rent received is going to be your inflow of cash and rent paid is outflow of cash. So अगर आपको कोई रेंटल इनकम हो रही है तो रेंटल इनकम को भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड रिसीव्ड, हम लोग किसी तरह का डिविडेंड मिला, कब डिविडेंड मिलेगा, जब आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया और उसके ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव होगा। कोई डिबेंचर हमने इश्यू किया तो ऑब्वियसली हमें कैश मिलेगा। एंड लोन रेज्ड अगर है कोई, तो उसके लिए भी हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये सारे इनफ्लोज ऑफ कैश है। जब भी हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में जो हमें इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड एक्सेट्रा, सो दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। अब आउटफ्लो की अगर बात करें तो देखिए यहाँ फ्लो में क्या है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग परचेज किया तो ऑब्वियसली आपके पास बिल्डिंग तो आ गई, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर आपने किया तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे तो उसकी वजह से भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। इंटरेस्ट अगर आप डिबेंचर होल्डर्स को या जहां से भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है वहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, so that will be causing outflow of cash। रेंट पे कर रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग का, ऑफिस बिल्डिंग का, तो उसको भी आउटफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन में भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। अगर अब आप इस स्टेज पर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि डिविडेंड रिसीव्ड भी लिखा है, डिविडेंड पेड भी लिखा है, दोनों चीजें कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इफ यू आर अ कंपनी, ऑब्वियसली आप अपने शेयर्स इश्यू करोगे, ठीक है, और अपने डिबेंचर्स इश्यू करोगे, तो जब आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करते हो सो दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है या आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट, so that received interest is inflow of cash and payment of interest is outflow of cash, ठीक है। Similarly, if you are declaring and paying dividend to your shareholders, it is outflow of cash, but you as a company have invested into some other company's shares, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिविडेंड मिले, ठीक है, so that is inflow of cash। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन कर लूं, आपने टर्म 1 में इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है, टर्म 2 में भी हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर है, तो आपको मालूम है कि डिबेंचर्स एंड शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है कंसिडरेशन अदर देन कैश आल्सो, प्रमोटर्स की सर्विसेज के लिए, अंडरराइटर की सर्विसेज के लिए, एक्विजिशन ऑफ एनी बिजनेस या एक्विजिशन ऑफ एनी एफए फिक्स एसेट्स, तो शेयर्स या डिबेंचर्स वहां पर कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू किए जा सकते हैं। ऐसे सारे इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में बोल रही हूँ जिसके अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों इंक्लूडेड है, अगर हमने ऐसा इश्यू किया है तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते टाइम, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये कैश बेसिस की अकाउंटिंग है। यहाँ पर हम सिर्फ कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वी डोंट हैव टू सी एट ऑल कि हमारा बाकी ट्रांजैक्शंस किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं होगी, उसको हम टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कैश या कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को पता करना है, ठीक है। ये देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट थोड़ा सा मैं एक ब्रीफिंग दे रही हूँ आपको, हालांकि इसकी अकाउंटिंग एप्लीकेशन कुछ है नहीं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट या, बट थ्योरी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, थ्योरी सारी पढ़ के जानी चाहिए। इसीलिए जिस ब्रीफ में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू शो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड, कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट जनरेट हुआ, सिमिलरली कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज हुआ, किस किस एक्टिविटी में यूज हुआ उसको देखना, एंड टू शो द नेट चेंजेस, कितना चेंजेस आया, क्या डिफरेंस हुआ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना था, इन द क्लोज एट द क्लोज ऑफ द ईयर कितना रहा। दो बैलेंस शीट डेट्स जो हैं डिफरेंट डेट्स के ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंजेस है उसको देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो एक्चुअली हम बेसिकली ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना इफेक्टिवली हमने कैश का यूज किया, क्या हमने कैश का बैलेंस जो है बढ़ाया या घटाया, और व्हाट वर द रीजंस, कहाँ कहाँ पर कैश का यूज हुआ, वो सारी समरी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस है तो ये है कि इट फैसिलिटेट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट कैश फ्लोज, कितना नेट कैश फ्लो हुआ। नेट कैश फ्लो मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो आपको नेट कैश फ्लोज पता चल जाएगा कितना हुआ, कि कितना कैश का मूवमेंट हुआ, कितनी बार कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, वो नेट हमको पता चल जाएगा। इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग फॉर और प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, आपको एक प्लानिंग में हेल्प करता है। सपोज आपको मालूम है 4 साल के बाद डिबेंचर्स का हमें रिडम्पशन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट हमारी कैश फ्लो की क्या सिचुएशन है और हमें कैसे इसको कंट्रोल में रखना है, ताकि 4 साल के बाद जब हम रिडम्पशन करेंगे उस समय हमारे पास इनफ कैश हो या कोई और दूसरा खर्चा उसके लिए हमारे पास इनफ कैश हो। हेल्प्स इन असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, अगर कैश की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, इनफ्लोज बहुत प्रॉपर नहीं है और बहुत सारे आउटफ्लोज हो रहे हैं, तो हमें अलार्मिंग सिचुएशन एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस सो दैट हमारा जो कैश का मैनेजमेंट है वो ढंग से हो पाए, और हमारी सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी की पोजीशन से हमें इसको मतलब हमें ये बताता है। देन
कैश मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। आप सबको मालूम है कि कैश बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कैश इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि अगर लिक्विडिटी पोजीशन हमारी अच्छी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत सारी बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर जाए। ठीक है, हो सकता है कि हमें अच्छी कोई डील मिल रही हो, रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे मिल रहा हो, लेकिन हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू बाय इट। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हमको हेल्प करता है। देन कंपैरेटिव स्टडी, अब कंपैरेटिव स्टडी का जो चैप्टर है आपने पढ़ रखा होगा। इंट्रा का फर्म और इंटर फर्म एनालिसिस जब हम करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी हमें बताता है कि इन comparison to the previous years, what is the situation of cash and cash equivalent today, or in comparison to the other firms, if the data is available, obviously public companies का data आपके पास available रहेगा, तो हमारा comparison कि दूसरी firms जो industry में है उनके comparison में हमारी situation क्या है। और रीजंस फॉर कैश पोजीशन, हमारी जो कैश पोजीशन है वीक है तो उसके क्या रीजन है, स्ट्रांग है तो क्या रीजन है, हमारी वीकनेसेस को हमें ओवरकम करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, एंड स्ट्रांग है तो उसे सस्टेन करके रखना है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट की डिसीजन सही है या नहीं है, अगर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की पोजीशन जो है वो ये बता रही है कि आपका जो कैश की सिचुएशन है वो बहुत खराब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं क्या, डेफिनेटली मैनेजरियल डिसीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट के डिसीजन हो सकता है गलत रहे। एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट लिमिटेशंस आपको देखकर ही समझ में आएगा, इट इज ओनली फॉर द नेम से कि कुछ तो लिमिटेशन बताना है, तो सम लिमिटेशंस आर रिटन ओवर हियर कि लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो क्या है। सबसे पहले नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो एक्चुअली अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव था भी नहीं है कि हमें परचेज ऑफ बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, हमें यहाँ पर ये देखना है कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। तो ऑब्वियसली जो ट्रांजेक्शंस कैश को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड ओवर हियर। बट सिंस हमें कोई ना कोई लिमिटेशन तो बोलनी है, तो हमने ये लिमिटेशन बोल दिया कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ओवर हियर। नॉन सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया गया है तो हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आप कैटेगरी वाइज नहीं देखते हो कि हमारा इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हुआ, फाइनेंसिंग कितना हुआ और ऑपरेटिंग कितना हुआ। वहां तो आप ये देखते हो कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितना था और टोटल अर्निंग्स या ग्रॉस रेवेन्यू कितना था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईपीएस वगैरह निकालते हैं वहां पर। तो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सारी कंपनीज को बनाना भी नहीं होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट जस्ट फॉर देयर इंटरनल रिक्वायरमेंट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम ओनली बिकॉज इट गिव्स यू अ प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट ना बनाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सिमिलरली नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट, ऐसा भी नहीं है कि हमने क्योंकि बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं कि कितने लोन्स का रीपेमेंट हुआ, कितना लोन्स हमने रेज किया, या स्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल कितना, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है उन सबकी रिकॉर्डिंग होती है, तो चलो बैलेंस शीट नहीं बनाते। नो, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट for balance sheet. Then historical in nature, मतलब it rearranges the information which is already available, कोई नई बात नहीं बताता है। जो information available है actually, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा P&L स्टेटमेंट है, वहीं से information उठाकर हमें से, जैसे मैंने बोला कि 3 bags में डालते हैं, अलग अलग कैटेगरीज से कितना कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ, ये सब पता करते हैं एंड देन एनालिसिस करते हैं। तो कोई नई बात नहीं बताता है, बस जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, उसी को रीअरेंज करता है कैश फ्लो। तो दिस कैन बी सम ऑफ द लिमिटेशंस of cash flow statement. Okay, चलिए now some important definitions as per AS3. AS3 कुछ, क्योंकि ये AS3 statement of cash flow या cash flow statement के बारे में बताता है, तो यहाँ पर कुछ important definitions दी हुई हैं कि जो जो चीजें यहाँ पर normally हम use करने वाले हैं, इसमें से कुछ हमने पहले देख भी लिया। कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश। ठीक है, then what a cash equivalent, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash subject to insignificant risk of change in value, जिनको आप easily convert कर सकते हो कैश में और जिसकी market risk जो है वो insignificant है, high risk नहीं है।
two conditions to be satisfied for an item or investment to be categorized as cash equivalent. सबसे पहले it has to be short term maturity period, 3 महीने या 3 महीने से कम का होना चाहिए. So within 3 months और maximum 3 months में जिसको आप convert कर लोगे उसको हम बोलेंगे short term investment है, and subject to insignificant risk of change in value. तो इसकी risk high नहीं होनी चाहिए, otherwise it cannot be called as cash equivalent. So cash and cash equivalent की definition हमने देख ली. जैसे some examples यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या होते हैं, treasury bills होते हैं, commercial papers होते हैं, money market funds होते हैं, ये cash equivalent के example है. Investment in preference shares redeemable within 3 months. तो ऐसी कोई चीजें हैं तो इनको हम बोलेंगे ये cash equivalent है. इन सब में there is short कितना money आपको मिलेगा. जैसे treasury bills आपको पता है, आपने यहाँ पर business studies में पढ़ा हुआ होगा, commerce में पढ़ा होगा कि treasury bills में आपको एक fixed रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है. कमर्शियल पेपर्स, मनी मार्केट फंड जो होते हैं ये यहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है, एंड यू नो दैट नियरली इतना अमाउंट आपको मिलने वाला है. देन कैश फ्लोज क्या होते हैं? कैश फ्लो ऑब्वियसली इसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इंक्लूडेड होंगे ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड ये तीनों एक्टिविटीज की डेफिनेशन दी हुई है AS3 में. व्हाट आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, एक एक एक्टिविटीज को हम जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है. एक एक एक्टिविटी के ऊपर हमारा प्रॉपर फोकस रहने वाला है. तो लेट अस सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो. नाउ वी विल बी डूइंग ईच वन इन डिटेल. पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एंड तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है. तो दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. मतलब कि जो कोर ऑफ एनी बिजनेस है, कोर बिजनेस जैसे हम बोलते हैं, कोर बिजनेस एक्टिविटी, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए मेन एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, ये सारी उसकी मेन एक्टिविटीज है. बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें उसकी कोर एक्टिविटी. एक सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए रेंडरिंग द सर्विसेज इज देयर कोर एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी. अगर कोई बैंकिंग या फाइनेंसिंग कंपनीज है, सो लेंडिंग द लोन्स, गिविंग lending money to the people, accepting deposit, ये सब उनके core business activities कहलाएंगे. ठीक है. So example of principal revenue generating activities, some example दिए हैं for bank and other non-banking financial institution. जितने भी NBFC और बैंक होंगे उनमें जितने cash advances देते हैं, loans देते हैं लोगों को, जितने भी granting of loan करते हैं, वो उनके principal revenue generating activity, क्योंकि उसी के ऊपर interest earn करके they are earning money. For a trading company, purchase and sale of goods होगा. For insurance company, receipts premium, payment of claims, annuities, etc. ये सब उनके inflows and outflow of cash होंगे. And for a computer manufacturing company, manufacturing and selling of computers is going to be their core business activity. So principal revenue generating activity की ये definition है कि जो भी जिस business का principal area of working है, जो उनका core activity है, उसको हम बोलेंगे ये इसकी operating activity है. Some more example of operating activities अगर हम देखें, inflow और outflow of cash का of operating activity में, तो जैसे कि cash received from sale of goods, it is causing inflow of cash, it is an operating activity. Salaries and wages paid, obviously आपको काम करने के लिए workers चाहिए और उन workers की salary pay करना definitely आपकी operating activity का part बनता है, and it causes outflow of cash. जब भी हम workers को payment करेंगे outflow of cash होगा. Cash receipts from रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एक्सेट्रा, ये सब भी कोर एक्टिविटी का पार्ट बनता है, एंड इट कॉजेस इनफ्लो ऑफ द कैश. कैश रिसीट्स फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की अगर बात करें कि आप अगर सर्विस इंडस्ट्री और आप रेंडर करते हो सर्विसेज, तो कैश का इनफ्लो होता है इसकी वजह से. कैश रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, जो भी आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल वगैरह है, वहां से जितना हमें कैश का रिसिप्ट होती है उसे हम बोलते हैं कैश का इनफ्लो थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, सो दैट इज आउटफ्लो of cash, again coming under the operating activities. Payment of tax, it is also operating activity, क्योंकि आप जो भी core business करोगे उसके ऊपर आपको direct indirect taxes पे करने होंगे, so ये सब भी आपकी core activity का part है और इसको हम outflow बोलेंगे. Rent paid, outflow of cash and operating activity. Office expenses paid, जितने भी admin, legal expenses वगैरह होते हैं वो सब, और मैनेजरियल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब भी कोर एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं. रेंट रिसीव, जो रेंटल इनकम वगैरह है. अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है
तो इसे हम बोलेंगे कि इट इज अ कोर एक्टिविटी। हाँ, अगर कोई दूसरा बिजनेस है, लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो ये इनफ्लो ऑफ कैश तो होगा, लेकिन वो इनफ्लो ऑफ कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर नहीं आएगा। तो to understand what is the operating activity, we have to understand what is a business. जैसे कि अगर मैं interest receive बोलूं, for a non banking company it is going to be in financing activity. Sorry, interest received is going to be investing activity. ठीक है, interest payment is a financing activity. लेकिन अगर it's a banking company या non banking financial company, banking या NBFC है, तो उसके लिए interest received is going to be the core activity, operating activity का inflow of cash माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका तो business ही वही है, lending the money to the people, तो उसके ऊपर जो interest हम करेंगे वो उनकी core activity या principal revenue generating activity या operating activity कहलाएगी। बट non banking company का वो core activity नहीं है, वो उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेंट रिसीव के बारे में लिया, अगर आप रियल एस्टेट कंपनी हो, आपका काम ही है कि घर बनाना, उनको भाड़े पे डालना एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे आपके लिए? ये आपका कोर एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपका बिजनेस कुछ और है एंड आपको कोई आपका कोई प्रीमाइसेस है, उसको रेंट पे देके कुछ इनकम हो रही है, तो हम उसको अदर इनकम बोलते हैं। याद करो, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हो तो वहां पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर नहीं डालते हो, आप उसको अदर इनकम के अंदर डालते हो। अदर इनकम क्या है? इट इज इनकम रिसीव्ड थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया आपने किसी प्रॉपर्टी में और उसको रेंट पे दिया, वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जो रेंट जनरेट हो रहा है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड योर कोर एक्टिविटी इफ यू आर नॉट रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और अगर आप इसे मेरी ऐप पर देख रहे हैं तो आप मेरी ऐप से ये फ्री रिसोर्सेस में जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रेफर टू देम। बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग खुद भी इन नोट्स को बार बार लिखें तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा टू मेमोराइज थिंग्स। ठीक है, चलिए, calculation of cash flow from operating activity. Now this is a big topic, calculation of cash flow from operating activity and divided into several steps. देखिए, एक बात आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते समय याद रखनी है कि सबसे ज्यादा बड़ी जो एक्टिविटी है जहां पे हमें कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर प्रीटी सिंपल, वहां पर बहुत सारे स्टेप्स नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, थोड़े बहुत एक दो अकाउंट, लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे और इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं होगा जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है और जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन इट इज प्रीटी सिंपल। बड़ी जरूर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज इजी टू डू इट। तो सबसे पहला स्टेप जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं इज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एज आई टोल्ड यू कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट हमें करके दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट जो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट करके दिया हुआ है वो एक्यूरेल बेसिस पे है। जो आपका इनकम स्टेटमेंट बनता है वो एक्यूरेल बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे नहीं बनता है। और दूसरी चीज ये कि जब आपका वहां पर इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो वो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताता है कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई नॉन कैश आइटम तो इंक्लूड नहीं हो गया है, या फिर हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, इसको कैसे किया जाता है तो लेट अस सी। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर सर्टेन अप्रोप्रिएशन हमें दिया रहता है। अंडर दिस स्टेप वी डू रिवर्स वर्किंग करते हैं हम, जैसे कि
अगर आपका जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होता है, तो जनरल रिजर्व में हम सबको मालूम है कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है उसमें से कुछ पार्ट हम क्लोइंग बैक करने के लिए उठा करके जनरल रिजर्व में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या कुछ दूसरे तरीके के रिजर्व्स में निकाल के अप्रोप्रिएशन कर देते हैं उस प्रॉफिट का। तो हमें ये पता करना है कि बिजनेस ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया और उसमें से भी कैश प्रॉफिट कितना था। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स वर्किंग करते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, determination of net profit before tax. If starting from profit as per the statement of profit एंड लॉस दिया हुआ है हमें, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने के लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स लगाया होगा वो उसे हम ऐड करेंगे, और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स आया तो उसे माइनस करेंगे। इफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये है तो ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होता है, हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है। और हम सबको पता है जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मतलब उसमें से ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो चुका होता है प्रॉफिट, मतलब कि प्रपोज डिविडेंड जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो माइनस हो जाता है, इंटरिम डिविडेंड माइनस हो चुका होता है उसमें से जनरल रिजर्व में और दूसरे जितने भी तरीके रिजर्व्स होते हैं वहां सब ट्रांसफर होने के बाद का प्रॉफिट दिया रहता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हमें 90%, 99% आई कैन से 99% क्वेश्चन में ये जो स्टेप वन ये मिलने ही नहीं वाला है। ये जो टाइप 1 है जहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दिया होगा और उसमें हमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी है कि टैक्स कितना, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया और माइनस करना है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वो नहीं करना है। हमें क्या दिया रहेगा, हमें प्रॉफिट रहेगा ये पॉइंट बी, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सरप्लस अगर दिया रहेगा तो सरप्लस कैसे आता है मालूम है आपको, सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद आता है। तो हमेशा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा उसमें 2 साल की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट या 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी, ठीक है। तो 2 साल की इंफॉर्मेशन में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर हम क्या करेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस करके निकालेंगे कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वील सी बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे। देखो हमें रिवर्स वर्किंग करनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है इसका मतलब कि जो जो आइटम्स हमने माइनस कर दिए थे उन सारे आइटम्स को हम जाके ऐड कर लेंगे, और जो जो हमने माइनस किया, सॉरी जो जो हमने लेस करे थे उन सबको हम ऐड कर लेंगे। यही बोला था शायद मैंने पहले भी, जो जो हमने लेस किए उन सबको ऐड कर लेंगे और जिन जिन को हमने ऐड किया होगा उन सबको माइनस कर देंगे, उन सबको लेस कर देंगे। ऐसे करके हम रिवर्स वर्किंग करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम डिविडेंड देते हैं। अब ये डिविडेंड का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी। डिविडेंड पेड एंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, डिविडेंड पेड एंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो आपको ना ऐसे इंफॉर्मेशन दी होगी प्रपोज्ड डिविडेंड, तो आप सबको मालूम होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट बहुत बार आया था कि प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर, सिर्फ प्रपोजल है अभी तक, और इसको कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। नीचे लिखा जाता है, फुटनोट की तरह दिखाया जाता है। वो बैलेंस शीट का फॉर्म नहीं बनता है, बैलेंस शीट का पार्ट फॉर्म नहीं करता है और उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो प्रपोज है अभी तक, पिछले साल का प्रपोज होगा, इस साल की एजीएम में जाकर के पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एंड देन पे किया जाएगा। तो जो करंट ईयर का डिविडेंड आपको दिया रहेगा प्रपोज डिविडेंड, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें हमेशा 2 साल के डिविडेंड दिए रहेंगे, सपोज ईयर 2022 एंड 21। तो 21 जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड रहेगा वो ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कि प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल में डिक्लेयर एंड पेड हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस साल में डिक्लेयर एंड पेड हुआ होगा, उसे आप एड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया होगा। तो क्या मैम आपका कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं? मैम आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश है ना मैम, फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे रुको बच्चों, सुनो, मैं किसको पढ़ा रही हूँ अभी, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ा रही हूँ। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने बोला कि मुझे नेट प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस निकालना है। तो ये जो डिविडेंड पेड है, आप सही समझे हैं और सही बोल रहे हैं कि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। लेकिन रुको बच्चों, मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ,
मैं ये बोल रही हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये आएगा जरूर, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जिसको हम आउटफ्लो ऑफ कैश मानेंगे, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है आपका कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करते रहे, लोगों को पे करते रहे, ये आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए आप इसको यहाँ पर प्लस कर लेंगे, इसे ऐसा कंसीडर करेंगे कि इसने प्रॉफिट को कम कर दिया था, तो चलो इसे ऐड बैक कर लेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम जरूर देंगे, लेकिन कहाँ देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? मेरे ऊपर शक मत करो, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सही पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा, एक और चीज, इंटरिम डिविडेंड मैंने छोड़ दिया। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इससे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टर्स खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं, खुद से पे भी कर सकते हैं, इसके लिए उनको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इंटरिम डिविडेंड मतलब कि दो एजीएम के बीच में जब भी कभी इंटरिम डिविडेंड हुआ होगा, डिक्लेयर किया गया होगा, उसे पे कर सकते हैं डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन, तो उससे भी हम इस ईयर के नेट प्रॉफिट को कम करा होगा इसमें। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसे ऐड बैक कर देना है। हम क्या करें, हम रिवर्स वर्किंग करें। इसीलिए जो जो चीजों ने हमारा नेट प्रॉफिट कम करके दिखाया है, जो हमें सरप्लस दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, इसमें से जो जो माइनस कर दिए थे वो सारे आइटम्स को हम वापस ला रहे हैं और फिर से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देन है ट्रांसफर टू रिजर्व। जनरल रिजर्व में डीआरआर वगैरह जितने भी रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा, उन सारे रिजर्व्स में ट्रांसफर और अप्रोप्रिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ऐड बैक करेंगे अब। ठीक है, ताकि हम सही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने जनरेट किया था उस तक पहुंच पाए। तो ट्रांसफर टू रिजर्व जो हुआ था उसको आप ऐड बैक कर दोगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन थोड़ा समझने वाला है। कॉम्प्लेक्स मैंने रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, ये हम करेंगे, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया जाता है। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई रहती है कि प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया आपने कितना करंट ईयर में, या फिर कभी कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी होती है, मतलब मिसिंग होती है, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसके थ्रू हमें लेजर बना करके फाइंड आउट करना होता है। तो ये हम देख लेंगे कैसे करना है लेटर ऑन। देन ये तो हमने सारा ऐड बैक करा, मतलब ऐसे आइटम जो हमने इनिशियली नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए माइनस कर दिए थे और हमने इसे रिवर्स वर्किंग करके ऐड कर लिया। अब कुछ आइटम्स ऐसे भी होंगे जिन्हें हमने ऐड कर दिया होगा लेकिन अब हम उसे माइनस करेंगे, जैसे कि रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अगर कोई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हुआ, जैसे कि हम जब एडवांस टैक्स वगैरह पे करते हैं जो कंपनीज को पे करना होता है, हो सकता है आपने ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर दिया और लेटर ऑन आपको उसका रिफंड मिला हो, तो जो रिफंड ऑफ टैक्स है उसे आप माइनस कर देंगे, क्योंकि अगेन ये आपकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ प्रॉफिट नहीं है। देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ही आइटम माइनस करना है और उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप सबसे नंबर 1 जो स्टेप थी आपकी, स्टेप 1, उसको कंप्लीट कर लेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से देख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा। सबसे पहले हमने डिफरेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस को माइनस करके देखा कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट, इट कैन बी लॉस ऑल्सो। ठीक है, देन उसके बाद जो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का था, जो इस ईयर में डिक्लेयर किया गया होगा और पे किया गया होगा, उसको हमने ऐड बैक किया। एंटरिम डिविडेंड को ऐड किया। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व्स थे, वो कैसे पता चलेगा, पिछले साल का जनरल रिजर्व का अमाउंट और इस साल का जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया रहेगा, तो अगेन क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, उसे हम ऐड बैक कर लेंगे। कोई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है तो उसे आप कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और एक चीज माइनस करेंगे, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स, और अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ माइनस नहीं करना। ऐसे करके हम रिवर्स वर्किंग करेंगे एंड विल रीच टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप नंबर 1 होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आपको अल्टीमेटली पहुंचना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने की स्टेप नंबर 1 है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करना। ठीक है मैम, अभी तक जो आपने समझाया वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली थ्योरी पढ़ के वजह नहीं आ रहा है, हमें कुछ प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मुझे पता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है,
हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करके देखना है थ्रू वन क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये मैम क्वेश्चन आपने कहाँ से ले आए, हमको कैसे मिलेंगे, हमको कैसे हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। ये जो भी मैं यहाँ सॉल्व करूंगी ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक कि अगर किसी को बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेसब्री हो रही है, अरे मेरे को चाहिए अभी चाहिए, तो फिर कैसे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं। जो भी रेफरेंस बुक क्लास 12 सीबीएसई एंड आईएससी के लिए चलती है, टीएस ग्रेवाल सर्स बुक एंड डीके गोयल सर्स बुक, वहां से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये मैंने क्वेश्चंस घर पे नहीं बनाए हैं, तो इफ यू पॉज इट ओवर हियर एंड लुक फॉर दिस क्वेश्चंस इन योर बुक, यू विल फाइंड इट ओवर देयर। ठीक है, मैंने इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली बुक का पेज नंबर देकर भी मैं बता सकती थी, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने सीबीएसई की बुक से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आईएससी की बुक से लिए। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं यहाँ आपको पेज नंबर वगैरह नहीं बता रही हूँ। दिस अगेन इन पीडीएफ इट विल बी अवेलेबल ऑन माय ऐप। ठीक है, आपको लिंक फॉर ऐप इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसके बारे में चिंता मत करिए। अभी आपका कंप्लीट फोकस जो है वो स्टडी के ऊपर होना चाहिए। चलिए, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है? हमसे पूछ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें सरप्लस और प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,72,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस, मतलब करंट ईयर का बैलेंस। उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने खुद ही लिख के दे दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस है, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ईयर 6,72,000 एंड 2 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो 6,72,000 माइनस 2 लाख रुपीज, मतलब 4 लाख का जो है आपका प्रॉफिट है ऑफ द करंट ईयर में। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? ड्यूरिंग द ईयर आपने 4,72,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स कितना किया। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है, अगर आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है तो आप क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे, बट इस क्वेश्चन में आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ट्रांसफर टू रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जो जो आइटम्स हम ऐड करने वाले उसे यहाँ लिख लेते हैं। ट्रांसफर टू DRR, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना ट्रांसफर किया? 2 लाख रुपीज इज बीइंग ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो ये टेकन केयर, ये टेकन केयर, ये भी डन। प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए ये बता ही नहीं रहा है कि इस ईयर का इतना प्रपोज डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का इतना है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुद ही बोल रहा है कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च इतना इतना था। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो करंट ईयर में एजीएम में अप्रूव होता है बाय द शेयर होल्डर एंड फिर डिक्लेयर होता है। तो प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड लिख देती हूँ मैं इसको, proposed dividend for the previous year is 1,80,000, इसे भी हम ऐड कर देंगे। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड में तो हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टली डायरेक्टर्स पे कर देते हैं, तो इस साल का इसी साल में गया होगा 1,44,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने क्या बोला था? प्रोविजन फॉर टैक्स को हमको क्या करना पड़ता है? हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने खुद दे दिया। क्या दे दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा है कि देखो भाई प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना, हम लोगों ने इतना बनाया था ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जब क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने इतना बनाया है ड्यूरिंग द ईयर,
तो हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी, हमें फिर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमें प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है। और ये है 2 लाख रुपीस। ठीक है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनता है, लेकिन वो लेटर ऑन सबसे लास्ट में जाकर के हमसे माइनस करते हैं। इसका अभी हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। हम अभी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ये कैश का आउटफ्लो होता है इसकी वजह से, और सबसे लास्ट में जब हम बाकी सारी स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में जाकर के इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है, ये सब हम ऐड कर देंगे। सो 2 + 2 4 लाख, 4 + 5 5,80,000 एंड 6,80,000 एंड 44,000 इज 7,24,000 प्लस 4,72,000। सो आपका जो फाइनल आंसर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 11,96,000। ठीक है, तो योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 11,96,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए मैम ना एक क्वेश्चन करके ना थोड़ी तसल्ली सी नहीं हो रही, ऐसी खुजली हो रही है हाथ में कि एक और क्वेश्चन मिल जाता ना तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आपके साथ ही कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता। ठीक है बेटा, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। चलो लेट अस गो एंड डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको करने का कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ये 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, you will have to do these questions once again on your own at home and आपको बुक से भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने आपको बोला मैं राइट फ्रॉम स्क्रैच आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो खुद से करनी पड़ेगी। वो तो कोई भी टीचर नहीं करा सकता जब तक कि आप फुल फ्लेज बैचेस में बहुत इनफ टाइम के साथ पढ़ो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये YouTube से या मेरे ऐप से ये देख करके कर रहे हैं तो ठीक है, आपको सही जगह से सही गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। चलिए अगेन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो हम वैसे ही मैनर में करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस 5,40,000। अब इस क्वेश्चन में अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, आपको ऊपर वाला फिगर कैसे दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर वाला फिगर माइनस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, -2 लाख जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है हमको मालूम है कि वो फिगर कैसा होता है, वो आपका माइनस फिगर होता है। इसको मैं ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देती हूँ। हाँ, अच्छा सा नहीं लग रहा, इसको इरेज करके लिख देती हूँ दोबारा से, ये बड़ा ब्रैकेट कर देती हूँ और इसके अंदर ब्रैकेट में ये 2 लाख रुपीस लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इस साल लॉस हुआ 2 लाख का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5,40,000 माइनस 2 लाख रुपीस, तो मतलब कि एक्चुअली ना इस साल जो है हमारा मतलब प्रीवियस ईयर का जो लॉस था उसको हमने माइनस किया होगा। आपको मालूम है कि कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस और फिर आगे वाले ईयर में जब प्रॉफिट होता है वहां से माइनस हो जाता है। तो ये 7,40,000 का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ होगा। ये 5,40,000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें से जो हमारा प्रीवियस ईयर का लॉस होगा उसको हमने माइनस किया होगा, ओपनिंग बैलेंस जो माइनस था उसे माइनस किया होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक तो ऐसे समझ लीजिए मैथमेटिकली, और दूसरा ये समझ लीजिए कि 5,40,000 का नहीं हुआ था प्रॉफिट, ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल का जो नेगेटिव बैलेंस था उसको राइट ऑफ किया गया था यहाँ से। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है आपका वो हुआ है 7,40,000। अब हम जो सारे ऐड वाले आइटम है ना, एक काम करते हैं उसको अंदर लिख लेते हैं। ओके,
जरा स्टाइल में लाइन मार दूंगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। चलो मेरे पास टूल्स है, उन्हें यूज करके चलिए अब हमें ऐड क्या क्या करना है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अच्छा, हम कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? 2021। तो ये तो गुगली है, हमको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इस साल का भी हमें प्रपोज डिविडेंड दे दिया, बट हमने तो पहले ही सीख लिया है कि इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका हमें कुछ नहीं करना है। ये तो सिर्फ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है। अरे डायरेक्टर्स तुम्हारी क्या औकात है, अभी तो शेयर होल्डर्स आएंगे, एजीएम होगी, जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तब ना इस डिविडेंड को हम बैलेंस शीट के अंदर लेके आएंगे, डिविडेंड पेड बोलेंगे। अभी तक तो बैलेंस शीट के बाहर ही पड़ा है, बैलेंस शीट में आया भी नहीं है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 2020 का डिविडेंड अब एजीएम में अप्रूव करेंगे मालिक लोग, शेयर होल्डर्स लोग, और अब डिविडेंड डिक्लेयर होएगा और पे होगा, तब कैश का आउटफ्लो होगा ना। तो हम इसे ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड, कौन सा वाला डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का, इसको आप डिविडेंड पेड लिखिए या प्रपोज डिविडेंड लिखिए, ठीक है। ये कितना अमाउंट था? 2,10,000। 2,10,000 को मैं अंदर लिख रही हूँ। जितने भी मेरे ऐड वाले आइटम है मैं इनको यहाँ पर लिख लेती हूँ। 2,10,000 रुपीज को मैंने अंदर लिख लिया। फिर उसके बाद ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या किया हमने? प्रॉफिट में से उठा के WCR में डाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल दिया। तो जितने भी ट्रांसफर टू रिजर्व हैं हमें उसे ऐड करना है। ट्रांसफर टू WCR, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तुम लोग मत लिख लेना, तुम एग्जाम दे रहे हो, मैं टीचर हूँ, मैं को इतनी लिबर्टी है। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने प्रोविजन फॉर मेड ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, करंट ईयर। ये नहीं बताया कि टैक्स पेड इतना था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस। कितना अच्छा क्वेश्चन, इसने खुद ही बता दिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को भी हमें ऐड कर लेना है। वो कितना है? 2,30,000 का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो 2,30,000 को भी आप ऐड कर लेंगे। बस इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 + 5 5,50,000 + 30 + 90 50 60 70 80 90 या 5,90,000। बस 5,90,000 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5,90,000 को 7,40,000 में हम ऐड कर देंगे। सो दिस हैज बिकम 13,30,000। ठीक है, दिस हैज बिकम 13,30,000। सो योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज कम एज 13,30,000। ठीक है, यहाँ तक की बातें आई होप क्लियर है आपको। तो ये 13,30,000 का प्रॉफिट आपको अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, दिस इज क्या? दिस इज स्टेप नंबर 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, चलिए हम एक बार जाके देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के बाद अब हमें क्या करना है। हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 1 के बाद, जहां पर हमें अरे भाई इसको क्या हो गया? बड़ी फाइल है, थोड़ा धीरे धीरे खुल रही है। आगे स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आती है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? कुछ आइटम्स को ऐड कर देते हैं। अब ये आइटम्स टू बी एडेड एक्चुअली होते क्या है? ये आइटम्स टू बी एडेड एक्चुअली नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, कहीं और से जहाँ का पैसा है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश होते हैं जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। ऐसा कौन सा आइटम होता है मैम? जैसे कि डिप्रिसिएशन। हम हमेशा एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं, बट एक्चुअली आपको पता है कि एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन है इट इज ओनली अ बुक एंट्री। अगर आपने एसेट को बेची नहीं अभी तक, सिर्फ बुक में उसकी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो, तो व्हाट इट इज कॉजिंग? इज इट कॉजिंग एनी आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द कैश? नो, नथिंग इज हैपनिंग, इट्स ओनली अ बुक एंट्री। जब आप उस एसेट को सेल करोगे तब आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, तब उस समय आउटफ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो ऑफ कैश होगा, सेल करते टाइम इनफ्लो ऑफ कैश होगा और लॉस वगैरह की बुकिंग करोगे आप। लेकिन सिर्फ डिप्रिसिएशन को बुक करना या अमोर्टाइजेशन ऑफ टेंजेबल एसेट्स का इंटेंजेबल एसेट्स करना, वो कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश थोड़ी है। तो ऐसे आइटम्स को हम नॉन कैश आइटम्स बोलते हैं।
ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आपका रेंटल इनकम हुआ, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह हुआ, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम है, ये इनकम रिसीव, इंटरेस्ट पेड, या फिर दूसरा कुछ ऐसा जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह, उस सबको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ऐड और लेस करते हैं, ठीक है। आइटम्स टू बी डिडक्टेड मतलब कि ऐसे प्रॉफिट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस एंड ऐसे लॉसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन, उनको ऐड और लेस करते हैं। देखो, तो हमें क्या करना है, हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला उसे ठोक पीट करके क्या बनाना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसे हम ऐड या लेस कर देंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने पहले क्या किया था, आपने ऐड किया था कि लेस किया था। देखो, सबसे पहले डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन का कैलकुलेशन आपको कभी कभी डायरेक्टली दिया होगा और कभी आपको करके देखना पड़ेगा, दिस विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन। तो डिप्रीसिएशन पहले तो नॉन कैश आइटम होता है, उसको आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डिप्रीसिएशन फिक्स एसेट के ऊपर लगता है, डिप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है और ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, उनका जब अमोर्टाइजेशन होता है नॉन कैश है, उसकी वजह से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ था, जो आप माइनस करके बैठ गए, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह, इसकी वजह से आउटफ्लो तो जरूर हुआ था बच्चों, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नॉर्मल बिजनेसेस के लिए इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, अगर आपका काम ही यही है, आप बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो फिर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है। देन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अगर आपने कोई डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिवेंचर, उसका राइटिंग ऑफ करना है, तो उसे आप यहाँ पर एड बैक करेंगे, वो प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा, उसे ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने कोई दिया हुआ होगा, उसको आप वापस से ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसको आप ऐड बैक करेंगे यहाँ पर, जिसने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा। रोज रोज एसेट खरीदना बेचना कोई आपका काम नहीं है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगेन कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता ही नहीं है यहाँ पे। प्रोविजन बनाना मतलब कि आपने क्या किया हुआ है, सिर्फ आपके प्रॉफिट को कम कर दिया और वो पैसा उठा करके प्रोविजन में डाल दिया। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, तो उससे भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एक्चुअली ये अंडरराइटिंग कमीशन एंड राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दो जगह से माइनस हो सकता है। एक तो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा होगा, वहां से अगर माइनस हुआ है तो उधर पे आपने उसे दिखाया होगा, अदरवाइज यहाँ से माइनस हुआ हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इधर ट्रीटमेंट देना है। तो डिपेंडिंग कि ओरिजिनली क्या किया था, तो ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो डिप्रीसिएशन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, उसे हम ऐड बैक करेंगे। अमोर्टाइजेशन को माइनस करते हैं, उसे हम ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट वगैरह को हम माइनस करते हैं, उसे ऐड बैक करेंगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्सेट्रा, उसे माइनस करते हैं, उसे ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को माइनस करते हैं, उसे ऐड बैक करेंगे। और क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं कि जो जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था, उसे हमने ऐड करके सही प्रॉफिट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ आइटम्स को हम डिलीट भी कर देंगे या डिडक्ट भी कर देंगे। कौन से ऐसे आइटम्स हैं? ऐसे आइटम जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव करना। अगर आप नॉन बैंकिंग कंपनी हो तो इंटरेस्ट रिसीव करना आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, आपके प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसे आप माइनस कर देंगे। डिविडेंड इनकम, अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ, डिविडेंड इनकम हो रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसे माइनस कर देंगे। कोई रेंटल इनकम है, इफ यू आर नॉट अ रियल एस्टेट कंपनी, देन इसको आप माइनस कर देंगे, सिंस इट इज नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को आप माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन बुक एंट्री है तो उसे आप माइनस कर देंगे। सो नॉन ऑपरेटिंग, ये जो ऊपर की इनकम थी 1 2 3, ये नॉन ऑपरेटिंग थी, और नीचे की नॉन कैश इनकम्स, इनको आप माइनस कर देंगे, जिनसे कोई इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हो नहीं रहा है, तो इन सबको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद स्टेप नंबर 1 जो थी, हमने नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्स, जो भी प्रोविजंस अप्रोप्रिएशंस किए थे उनको ऐड बैक करके, रिवर्स वर्किंग करके। स्टेप नंबर 2 में भी एक्चुअली हम रिवर्स वर्किंग ही कर रहे हैं। जो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपने लिखा हुआ था, जिन जिन चीजों को
आपने माइनस किया था नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, उन सब चीजों को ऐड बैक करें अगर वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है तो। और यहाँ पर हम जो जो प्रॉफिट्स नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है या नॉन कैश थे उन सबको हम लेस करें। देन हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओ माय गॉड मैम, आपने कितना बड़ा नाम बोला। कुछ बड़ा नहीं है बेटा, हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, हम लोग पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, बस इतना बात याद रखो। अभी तक जो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सब मिक्सचर था, सारी एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वगैरह थी, उन सबका मिक्स होकर के रखा हुआ था। और उसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक्चुअल बेसिस को कैश बेसिस में कन्वर्ट किया और ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट तक पहुंच गए। अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले याद करो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती थी। वर्किंग कैपिटल मैम सीए माइनस सीएल होती थी। हाँ, सीए माइनस सीएल होती थी, आपको बिल्कुल ठीक याद है। आपने करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज वगैरह करे थे, वहां पर आपने वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी किया था, तो वहां पर आपको मालूम है कि वर्किंग कैपिटल ये होती है। तो ये वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस आए होंगे। कैसे चेंजेस आए होंगे, आपको 2 साल की बैलेंस शीट भी होगी, कुछ करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई होंगी, कुछ करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई होंगी। तो वहां पर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो हमें वो कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो की यहाँ पर ट्रीटमेंट देनी है। ऑपरेशन से जितना हमें प्रॉफिट हुआ, एक्टिविटी जितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, या फाइनली अगर आंसर माइनस में आता है तो यूज कितना कैश हुआ, वो पता करने के लिए। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी हुई, इसको देख के घबराइए नहीं, सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि करंट एसेट्स किसको बोलते हैं। एक बार याद दिला दूं, करंट एसेट्स क्या है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, योर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट एसेट्स है। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, ट्रेड पेबल्स या करंट लाइबिलिटीज होती है। देन आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ये सब। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी ओवर हियर। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट मिलता है। तो प्लीज अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन दिखाई दे, दो इट इज कैटेगराइज एज करंट लाइबिलिटी, लेकिन उसको यहाँ पर मत लेना क्योंकि उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात ध्यान रखना, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो इतने सारा चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डैश 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 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आपको ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है, ये वाला पॉइंट ई के सामने जो लिखा हुआ है, बस यहाँ पर फोकस करना है कि क्या लिखा हुआ है। एड डिक्रीज इन द करंट एसेट्स। डिक्रीज इन द करंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। तो इन्वेंट्री डिक्रीज होने की वजह से जरा सोचो क्या हुआ होगा। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर मेरे पास 60,000 की इन्वेंट्री थी और एट द एंड ऑफ ईयर 40,000 की इन्वेंट्री है, तो क्या हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, क्या हुआ। अरे आलतू फालतू बच्चे मत सोचो, अच्छा सोचो क्या हुआ होगा। इन्वेंट्री बेची होगी ना, बेची होगी इन्वेंट्री, तो क्या आया होगा, कैश आया होगा। ठीक है, सो डिक्रीज इन द करंट एसेट्स वुड हैव increase the cash inflow हुआ होगा, इसीलिए उसको हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज को क्यों फिर ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई पेमेंट करना था वो किया नहीं, उसको रोक लिया, तो उसकी वजह से भी तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास 60,000 के क्रेडिटर्स थे और एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो 20,000 का गैप है, वो जो पेमेंट हो जाना चाहिए था मैंने किया नहीं है। अभी हो सकता है मुझे क्रेडिट टर्म्स मिली हुई है कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो जो 20,000 बिजनेस से बाहर जाने चाहिए थे, अगर वो कैश बेसिस पर ही बेचता तो मुझे पेमेंट करना पड़ता इमीडिएटली, लेकिन मैंने किया नहीं, तो वो पैसा रुका हुआ है बिजनेस में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। तो एनी डिक्रीज इन द करंट एसेट, डिक्रीज कैसे होगी, जैसे आपका डेटर्स है, उसने पेमेंट कर दिया 60,000 का इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द क्लोज ऑफ द ईयर 40,000 है, तो 20,000 का क्या हो गया, डेटर्स को बेच के आया क्या। अरे नहीं, डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया ना, तभी तो कम हुआ, वो तभी तो रिड्यूस हुआ। ठीक है, कोई बहुत ही नेगेटिव बच्चा सोच रहा होगा बैड डेट्स हो गया, अरे चुप रहो, बैड डेट्स के बारे में बात नहीं करना है हमको, हमें पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, 20,000 के डेटर्स का बैड डेट्स करा दिया, कैसा बिजनेस करते हो। चलो,
तो 20,000 रुपए आपके आ गए होंगे, इसीलिए आपका जो कैश है वो इंक्रीज हो गया होगा, इनफ्लो ऑफ कैश हो गया होगा। इसी तरह से किसी का पेमेंट नहीं किया है तो पैसा रुका हुआ है, बिजनेस में है, उसको भी इनफ्लो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना क्या करना है, इंक्रीज इन द करंट एसेट हैज टू बी एडेड एंड डिक्रीज इन द करंट एसेट हैज टू बी एडेड एंड इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी हैज टू बी एडेड। सो डिक्रीज हुई अगर करंट एसेट तो पैसा आया, एंड इंक्रीज हुआ करंट लायबिलिटी, इसका मतलब पैसा जाने से रुक गया है, यहीं पर है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसे हम डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस के साथ, इसे आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये सारे एग्जांपल जो नीचे लिखे हुए, डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन अक्रूड इनकम, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये सब क्या है, सीए का ही डिक्रीज दिखाया गया है कि सीए कम हुई, उसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ। और ये जो नीचे लिखा हुआ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सब बता रहा है कि इंक्रीज इन सीएल हुआ, उसकी वजह से आपका कैश रुक गया है। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। उसके पहले आपने क्या पढ़ा था, देखो ऊपर लिखा हुआ था डिक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीए मतलब कैश का इनफ्लो हुआ, लेकिन अगर इंक्रीज इन सीए हो जाए, जैसे कि इन्वेंट्री बढ़ गई, मतलब कि आप अगर ट्रेडर हो तो आपका इन्वेंट्री में मनी ब्लॉक है, अभी तक सेल नहीं हुई है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 80,000 थी, अभी 120,000 हो गई, 1,20,000 हो गई या 1,00,000 रुपीज हो गई, इसका मतलब कि इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ है वो। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुई है अगर आपकी, तो इसका मतलब आपका पैसा ब्लॉक होके रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम आउटफ्लो ऑफ कैश की तरह कंसीडर करेंगे एंड माइनस करेंगे। ऐसी अगर आपकी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो गई, मतलब अगर आपकी क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1,00,000 थे और अभी 50,000 के बचे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि 50,000 के कम हो गए। कोई बहुत पॉजिटिव बच्चा सोच रहा 50,000 की डिस्काउंट दे दिया मैम, अरे नहीं बेटा, ऐसे क्रेडिटर्स रियल लाइफ में नहीं होते, ओनली फिक्टिशियस वर्ल्ड में होते हैं। 50,000 का पेमेंट किया है आपने उनको, इसीलिए वो क्रेडिटर्स कम हो गए, आपके ट्रेड पेबल्स कम हो गए, तो 50,000 का आउटफ्लो हो गया, उसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, इंक्रीज इन सीए मतलब कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया है और उसका हम आउटफ्लो ऑफ कैश मानेंगे, और डिक्रीज इन सीएल इसका मतलब आपने पेमेंट किया, इसीलिए आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो गई, उसे भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम कहां पर पहुंच गए, हमने स्टेप नंबर 2 कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, आपने सर्टेन आइटम्स को ऐड किया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इन एक्सपेंसेस को। स्टेप नंबर 3 में आपने नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नॉन कैश इनकम्स को माइनस कर लिया। फिर आपके पास आ गई स्टेप नंबर 4, जहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहुंच गए, जहां पे आपने स्टेप नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया और 3 को माइनस कर लिया। देन आप स्टेप नंबर 5 पे पहुंचे, जहां पे आपके डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को आपने ऐड कर लिया। देन आप स्टेप नंबर 6 पे पहुंचे, जहां पर आपने क्या किया, इंक्रीज इन सीए को माइनस किया और डिक्रीज इन सीएल को भी माइनस किया। इस तरह से आप पहुंच गए ये स्टेप पे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टेप नंबर 7 पे। इसके बाद लास्ट में बस एक सिंगल स्टेप बची है कि जो इनकम टैक्स पे किया है उसे आप माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज वील हैव टू मेक इट, ठीक है। हमें वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो हम डिटेल में करेंगे। सो आप कहाँ पहुंच गए, ऐसा करने से फाइनली आप पहुंच गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार हम इसे क्विक रिकैप कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम इसको कैसे करते हैं। हमें तो ऑल टुगेदर कितनी स्टेप्स में निकालना है, 9 स्टेप्स। बट ये स्टेप्स का नंबर देख के घबराइए मत, छोटे छोटे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आ जाइए, नीचे देखिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस in the statement of profit and loss account minus opening balance, मतलब difference of the current year and previous year निकाल के रखना होता है। उसमें ऐड करना होता है proposed dividend of previous year, then interim dividend paid during the year, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व लाइक डीआरआर वगैरह, वो सब ऐड करना होता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो ऐड करना पड़ता है। और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स है तो उससे हम माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को
और नॉन कैश इनकम्स को माइनस करते हैं बिकॉज ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ऐसा करने से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें दो काम करने होते हैं, एक एडिशन और एक डिलीशन। ठीक है, वन एडिशन क्या है, अगर आपकी कोई करंट एसेट्स कम हुई है, रिड्यूस हुई है, इसका मतलब पैसा आया है, उसे ऐड कर लो। और अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब पैसा रुक गया है, उसे इनफ्लो मानकर ऐड कर दो। माइनस क्या करना है, अगर आपकी कोई करंट एसेट इंक्रीज हो गई, आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए मतलब पैसा ब्लॉक है, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई मतलब पैसा ब्लॉक है, तो इसे माइनस कर लो। और आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो गई हैं, तो रिडक्शन का एक ही रीजन है कि आपने पेमेंट कर दिया होगा, तो उसे भी माइनस कर लो। ऐसा करने के बाद आप कहाँ पहुंच जाते हो, आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आ जाते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, टैक्स पेड माइनस करना है। टैक्स पेड कहां से आएगा मैम, टैक्स पेड या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना करके हम उसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए, हम नेक्स्ट सेशन में उसे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं। आपने आज क्या सीखा, वेरी बेसिक्स ऑफ द क्लास, लेकिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है एज पर AS3, क्यों बनाया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग कैश फ्लो, व्हाट आर 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड बहुत डिटेल में आपने सारे स्टेप्स मेरे साथ सीख लिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो अपने आप को टैप करो, शाबाशी दो कि अरे वाह आपने आज एक बहुत अच्छा काम कर लिया। अब दूसरा बहुत अच्छा काम आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपने मेरी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप उस ऐप को जाके डाउनलोड करिए और ये सारी चीजें जो आपने आज पढ़ी हैं इनको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड फर्दर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करेंगे। आप पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर टाइम परमिट करेगा तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जंप कर जाएंगे, अदरवाइज विल नॉट बी इन हरी। ठीक है, मेरा काम ये है और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाऊं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम टू कम ओवर हियर एंड वॉच दिस लेक्चर्स। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप यहाँ से जो भी पढ़ के जाए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ये वीडियो देखी और आपको लगे कि मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया और आई एम at the same place, मुझे को तो कुछ भी आया नहीं, मैं तो जैसे पहले था या थी वैसी हूँ, मेरे तो कोई स्किल एनहांसमेंट नहीं हुआ। मैं वो नहीं चाहती हूँ, इसीलिए आई विल नॉट गो विद वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, आई विल गो स्लो सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे यू कैन रीच आउट टू मी, आपको ऐप पर वहां पे चैटिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में यू कैन पुट योर कमेंट। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका काम ये है, 2 काम मैंने दिए, कृष्णास क्लासेस ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और दूसरा काम ये है कि अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है उसे आप रिवाइज करिए। ठीक है, चलो ये दोनों होमवर्क कर लेना, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।